नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का लाइव स्टडी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पे सभी लोगों का स्वागत है। एक लंबे अवकाश के बाद उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपने त्योहार को, अपनी छुट्टियों को अच्छे से एंजॉय किया होगा और अब आप लोग जो है वो रिफ्रेश हो चुके होंगे नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। एक बार आप सभी से निवेदन है कि यदि आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर मिल रही है तो एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए। तेजी से रिस्पॉन्ड करेंगे, आप सभी के लिए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। जो लोग भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है या नहीं। चलेंगे, दीपा द्विवेदी जी, दिनेश जी, चलें, ऑल क्लियर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र अर्थात सिविक्स के प्रैक्टिस सेशन का समय होता है रात के 9:15 बजे, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं को कवर करने के लिए जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपके एलटी ग्रेड की परीक्षा, जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा, विभिन्न राज्यों में होने वाली टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, चाहे आप राजस्थान की बात करिए, छत्तीसगढ़ की बात करिए, झारखंड, इन सभी राज्यों के जो है वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए नियमित रूप से रात के 9:15 बजे से प्रैक्टिस सेशन लेके उपस्थित होता हूं। इसमें मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्नों का पार्ट 1 आज से शुरू कर रहा हूं। ये प्रश्न आपसे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, थोड़े मॉडरेट लेवल के प्रश्न हैं, तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल भी जो है वो घबराएंगे नहीं। प्रश्नों को समझिए, उत्तर करने का प्रयास करिए। जो प्रश्न समझ में नहीं आते हैं उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको जो है वो उसको नोट डाउन करिए, समझने का उसको प्रयास करिए। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, आप सभी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए बैचेज जो हैं वो प्रारंभ किए गए हैं लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे। 1 सेकंड के लिए जो है वो क्षमा चाहूंगा आप सभी लोगों से। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चलें, बाकी आप सभी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पर जो है वो अलग अलग बैचेस प्रारंभ किए गए हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, झारखंड, छत्तीसगढ़ टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी आदि परीक्षाओं के लिए कंप्लीट बैच आप लोगों को मिलेगा लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसमें आपको सभी क्लासेस लाइव मिलेंगी। साथ में यदि आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगी। जब चाहें, जितनी बार चाहें उतनी बार आप लोग जो है वो देख सकते हैं। साथ ही पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सारे बैचेज आप लोगों को मिलेंगे। इन बैचेज के संदर्भ में कोई भी जानकारी चाहिए तो 7007701847 इस नंबर पे आप लोग जो है वो संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। चलिए, साथ ही जो लोग राजनीति शास्त्र कॉन्सेप्ट बुक 1 मंगाना चाहते हैं, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको एक ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप लोग राजनीति शास्त्र कॉन्सेप्ट बुक 1 ले लीजिए। इसके लिए आपको जो है वो 570 रुपए का कुल भुगतान करना पड़ेगा। कुरियर के माध्यम से पुस्तक आपके घर पे पहुंचाई जाएगी। यदि आप इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो 7007701847 इस नंबर पे आप जो है बुक लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको पहले पुस्तक का डेमो उपलब्ध कराया जाएगा। आप यदि डेमो देखने के बाद आश्वस्त होंगे तब आप लोग जो है अपना एड्रेस मुझे इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। पेमेंट करने के लिए आपको क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद पुस्तक 1 हफ्ते के अंदर आपके पते पे कुरियर के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। चलिए,
तो आगे बढ़ते हैं। साथ ही जो लोग लाइव स्टडी इलाहाबाद वॉलेंट्री फंड में डोनेट करना चाहते हैं, आप सभी के लिए क्यूआर कोड उपलब्ध कराया जा रहा है। आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी अपनी डोनेशन राशि आप देना चाहते हैं, इस क्यूआर कोड के माध्यम से लाइव स्टडी इलाहाबाद के वॉलेंट्री फंड में आप लोग पहुंचा सकते हैं। यह आपकी स्वेच्छा पर आधारित है। यदि आप स्वैच्छिक रूप से डोनेट करना चाहते हैं तो अवश्य इसका उपयोग आप लोग करें। चलेंगे आज के सेशन की तरफ और सीधे आज के सेशन के पहले प्रश्न पे आते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन की धारणा से संबंधित है? चार में से किसी एक विकल्प को आपको चुनना है और तेजी से उत्तर करना है। प्रश्न को आपको एडजस्ट कर देता हूं कि आपको पढ़ने में किसी भी तरीके की असुविधा न हो। चले, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे जो लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चले, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके लिए दिया है कि शासन की धारणा से संबंधित इसमें से कौन सा है? आपको दिया हुआ है प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, लोकतांत्रिक शासन और परिवर्तनोन्मुखी लोकतंत्र। चारों में से किसी एक विकल्प को चुनिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। आपको शासन की धारणा पूछा हुआ है, तो शासन की धारणा के अंतर आपने यदि लोकतंत्र के प्रकार को पढ़ा हो तो प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र ये आपके शासन के प्रकार हैं, जबकि लोकतांत्रिक प्रशासन और परिवर्तनोन्मुखी जो लोकतंत्र है या आपके प्रशासन का प्रशासन और ये आपके शासन का। तो आप लोग इस प्रश्न में ए और बी के साथ यदि जा रहे हैं तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र ये लोकतंत्र के दो जो है वो प्रमुख प्रकार हैं, जबकि लोकतांत्रिक प्रशासन और परिवर्तनोन्मुखी लोकतंत्र जो है यह आपके प्रशासन के अंग के रूप में जाना जाता है। आप लोग इस प्रश्न में ए और बी अर्थात ए विकल्प के साथ जाइए, उत्तर ए विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न जो आपको दिया हुआ है वह दिया है कि निम्न विचारकों में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं? आपको बताना है कि कौन सा विचारक जो है वो महिला समानता में विश्वास नहीं रखता है। आपको प्लेटो और मिल दिया है, अरस्तु और हेगेल दिया है, मिल और मैरी वॉल्डस्टोनक्राफ्ट दिया हुआ है, प्लेटो और मैरी वॉल्डस्टोनक्राफ्ट दिया है। चारों में से किसी एक को चुनना है। चलिए भैया तेजी से उत्तर करेंगे। चले, आपसे दिया है कि महिला समानता में कौन विश्वास नहीं करता, तो यदि आपने पढ़ा हो तो अरस्तु महोदय जो है वो महिलाओं के संदर्भ में इनका मानना है कि ये अरस्तु महोदय महिलाओं को राज्य का नागरिक तक स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। और वहीं हीगेल महोदय की या हेगेल की बात करेंगे तो यह पुरुषों की अपेक्षा जो है वो महिलाओं को कमतर आंकते हैं, द्वितीय श्रेणी में रखते हैं। और ये दोनों लोग जो है वो महिला समानता के समर्थक नहीं है। हीगेल का मानना है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के समान नहीं हो सकती हैं, और अरस्तु का मानना है कि महिलाएं जो है वो राजनीति में सक्रिय भागीदारी जो है वो नहीं निभा सकती, इसलिए इनको राज्य की नागरिकता से भी जो है वो वंचित कर दिया था। बाकी प्लेटो, मिल, मैरी स्टोनवॉलक्राफ्ट जो है ये सभी आपके महिला अधिकारों की, महिला समानता का जो है वो समर्थन करते हैं। आपका इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही होगा, क्योंकि इन दोनों लोगों ने, अरस्तु और हीगेल ने महिला समानता पे का जो है वो विरोध किया है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? मैकियावेली ने जो है वो सरकार के किस रूप को आदर्श माना है? आपको गणतंत्र दिया हुआ है, कुलीन तंत्र दिया हुआ है, लोकतंत्र दिया है और वंशानुगत राजतंत्र दिया है। किसी एक को चुनना है और तेजी से उत्तर करना है। मैकियावेली के लिए आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे।
चलें, तो जो लोग इसमें गणतंत्र की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैकियावेली महोदय ने गणतंत्र को जो है वो शासन का एक अच्छा या आदर्श रूप माना है। आपने यदि इनकी एक कृति है, यदि आपने ध्यान दिया हो कभी, द डिस्कोर्सेज, द डिस्कोर्सेज, द डिस्कोर्सेज में जो है इन्होंने यह माना है कि गणतंत्र जो है वो सरकार का या शासन का सब आदर्श रूप हो सकता है, लेकिन इसमें इन्होंने एक शर्त लगा दिया था। इन्होंने शर्त क्या लगाया था? शर्त आप सभी को ध्यान होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि यह गणतंत्र वहीं पर लागू हो सकता है जहां की जनता सद्गुणी हो। जनता सद्गुणी हो। यदि जनता सद्गुणी नहीं है तो ऐसे स्थान पे या ऐसे राज्य में जो है वो लोग गणतंत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए ध्यान रखिएगा, डिस्कोर्सेज में मैकियावेली महोदय ने बताया था कि उस क्षेत्र में या उस राज्य में गणतंत्र को स्थापित किया जा सकता है जहां की जनता सद्गुणी हो। सद्गुणी होने के अलावा ध्यान रखिएगा कोई और शर्त नहीं रखी थी इन्होंने। आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपको दिया है कि द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जीएस मिल ने किसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है? आपको बताना है किस विचार का इन्होंने वर्णन नहीं किया। द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में दिया है समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित आदर्श सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, स्वशासन की संस्थाएं और राजनीतिक अर्थव्यवस्था। चारों में से किसी एक को चुनना है, तेजी से उत्तर करना है। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे भैया। जीएस मिल आनुपातिक प्रतिनिधित्व का विचार देते हैं। बिल्कुल आप लोग ये विकल्प के साथ तो कदापि न जाएं। इन्होंने जो है इस पुस्तक में द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में आपके आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की है, स्वशासन यानी शासन से संबंधित जितने भी विचार हैं वो आपको किस में देखने को मिलेंगे? द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में। वहीं राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित जो इनका विचार है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक जो इन्होंने 1848 में लिखा था, एक पुस्तक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में इन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जो है वो उल्लेख किया है, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित आदर्श सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, स्वशासन, महिला मताधिकार, इन सभी चीजों का उल्लेख इन्होंने द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो 1861 में पुस्तक लिखी गई थी उसमें इन्होंने किया था। तो आपका उत्तर इसमें जो होगा वो डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उल्लेख द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक पुस्तक में न करके इन्होंने जो किया था वह किया था प्रिंसिपल ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक में। तो ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर डी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित संसदीय समितियों को उनके निर्माण के कालानुक्रम में लगाएं। आपको दिया हुआ है प्राक्कलन समिति, विभागीय स्थायी समिति, लोक लेखा समिति, लोक उद्यम समिति। इन समितियों के निर्माण के आधार पर आप लोगों को इसको क्रम से लगाना है, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, चले, प्रभात राव जी का उत्तर आ रहा है सी विकल्प के लिए, दिनेश कुमार जी का उत्तर सी विकल्प के लिए आ रहा है। बाकी लोग भी उत्तर करिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी करिए। चलें, सबसे पहले यदि हम लोग प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो आप सभी को ध्यान होगा कि प्राक्कलन समिति जो है वो आपके लोकसभा की एक समिति होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य इसमें लोकसभा के आपको देखने को मिलेंगे। प्राक्कलन समिति पहली बार जो है वो गठित की गई थी आपके वर्ष 1950 में। वहीं विभागीय स्थायी समितियों की बात करेंगे
तो विभागीय स्थायी समितियां नवीनतम जो है वो समितियों में से जानी जाती हैं। इसमें जो विभागीय समितियां होती हैं उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि 45 सदस्य जो है इसमें रखे जाते हैं, और ये विभागीय स्थायी समितियां पहली बार अस्तित्व में आई थी आपके 1993 में। वहीं लोक लेखा समिति की यदि बात करते हैं तो यह सबसे जो है वो प्राचीन समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, 15 और 7 का वर्गीकरण है, आप लोगों को ध्यान होगा। और लोक लेखा समिति पहली बार अस्तित्व में आई थी वर्ष 1921 में। वर्ष 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति गठित की गई थी। वहीं लोक उद्यम समिति की यदि आप लोग बात करेंगे तो लोक उद्यम समिति में भी आपको लोक लेखा समिति की तरह ही 22 सदस्य देखने को मिलते हैं, लेकिन यह समिति अस्तित्व में आई थी आपके वर्ष 1964 में पहली बार। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सदस्य संख्या भी ध्यान रखना है, और इसका ईयर भी, पहली बार कब अस्तित्व में आई है समितियां, उसके आधार पे आपको उत्तर करना है। चलिए, तो जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं, यदि इसमें से आपको लोक लेखा समिति पता हो कि यह सबसे पहले यही समिति जो है 1921 में आपको देखने को मिलती है, तो आप इसमें से सी विकल्प के आधार पे अपना, चूंकि पहला सी दिया हुआ है तो आप लोग इसमें सी विकल्प का चुनाव कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग याद जरूर रखिए सबके गठन के वर्ष को। चलिए, पहली बार गठन के वर्ष को। भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? चलिए बताइए भैया, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो परिप्रेक्ष्य है वह किसने प्रस्तुत किया था? आपको WH मॉरिस जोन्स दिया है, रजनी कोठारी दिया है, फ्रांसिस फ्रैंकल दिया हुआ है और लॉयड रूडोल्फ दिया हुआ है। चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलेंगे, तो भैया ध्यान रखिएगा, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की बात की जाए या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत की बात की जाए तो आपके मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी, ये दोनों लोग भारत की जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में बात करते हैं कि प्रकारों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण भारत में हुआ है। इनके संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत को आप लोग अवश्य पढ़िएगा यदि आप परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता चाहते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न में किसके लिए? ए और बी विकल्प के लिए, अर्थात ए विकल्प के साथ जाएंगे। उत्तर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसने राज्य को आवश्यक बुराई माना है? राज्य को आवश्यक बुराई इसमें से कौन मानता है? जेरेमी बेंथम दिया है, टॉमस पेन दिया हुआ है, आपको जेम्स मिल दिया है और जेएस मिल दिया है। किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए, एक बार फिर से प्रभात जी का उत्तर सबसे पहले आ रहा है बी विकल्प के लिए। तो भैया, राज्य को आवश्यक बुराई यानी जो पुलिसिया राज्य या नकारात्मक राज्य की जो लोग का समर्थन करते हैं वही राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। और इस संदर्भ में कौन सा विचार सबसे अग्रणी है? ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद। और इसमें से शास्त्रीय उदारवादी आपको कौन देखने को मिलेगा? आपको टॉमस पेन या थॉमस पेन देखने को मिलेंगे। उत्तर आप सभी का बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। कहीं कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि राज्य इसमें किसका? राज्य जो है वो एक पुलिस अवधारणा के रूप में कार्य करता है, निगरानी करता है, आपके अधिकारों को जो है वो की निगरानी करता है। इसलिए आवश्यक बुराई माना गया है। आवश्यक और बुराई दो शब्द इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आवश्यक क्यों है? क्योंकि राज्य आपके अधिकारों की रक्षा करता है। जब राज्य आपके अधिकारों की रक्षा करता है तो ऐसे में राज्य आवश्यक हो जाता है, और जब यह आपके ऊपर नियंत्रण करता है, नियंत्रण, तो राज्य आवश्यक भी है लेकिन एक बुराई है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि आपकी रक्षा, आपके अधिकारों की रक्षा की गारंटी किस कौन देता है? राज्य देता है। और बुराई क्यों है? क्योंकि यह नियंत्रण करता है। तो आवश्यक बुराई मानते हैं आपके उदारवादी, और इसमें आपको टॉमस पेन का चुनाव करना पड़ेगा। उत्तर आपका किसके लिए सही हो जाएगा? बी विकल्प के लिए। आगे बढ़ जाए, अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला दिया है, ये प्रश्न हो चुका है।
चलिए, निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस मार्गेंथो के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण किया? ध्यान रखिएगा, हैंस मार्गेंथो महोदय ने 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म दिया। इस सिद्धांत को ही नारीवादी रूप में परिवर्तित कर दिया था इसमें से किसी एक विचारक ने। उनका नाम आपको बताना है। आपको जूडिथ बटलर दिया है, J.N. टिकनेर दिया हुआ है, हेलन M. किंसेला दिया है और बेट्टी फ्राइडन दिया है। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म है, इसको नारीवादी रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है आपके टिकनेर महोदय को। इसमें इनकी 3 जो पुस्तकें हैं वो बहुत ही प्रमुख हो जाती हैं टिकनेर महोदय की, चूंकि आपके हैंस मार्गेंथो के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म से इन तीनों पुस्तकों का संबंध है। इसलिए हो सकता है कि परीक्षा में आपसे पूछ ली जाए। एक पुस्तक है जेंडर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जेंडर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दूसरी पुस्तक का नाम है मार्गेंथो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। दूसरी पुस्तक का नाम है मार्गेंथो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। और तीसरी पुस्तक का नाम है यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। तो ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें टिकनेर महोदय ने लिखी। कौन कौन सी भैया? यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, मार्गेंथो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, और जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जेंडर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये 3 पुस्तकें आपके टिकनेर महोदय के द्वारा लिखी गई और इन तीनों पुस्तकों में जो इनके विचार मिलते हैं वह आपके 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण है। किस रूप में? नारीवादी दृष्टिकोण में। हैंस मार्गेंथो महोदय जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में, और इनका जो यथार्थवादी विचार है हैंस मार्गेंथो का, वह पुरुषवादी कहा जाता है। इसी विचार को महिलावादी विचार बना दिया था किसने? टिकनेर ने। तो आप लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ पुस्तकें दी हुई हैं और उससे संबंधित उनके राइटर के नाम दिए हुए हैं। इसको आपको सुमेलित करना है। चलिए आप लोग इसको तेजी से सुमेलित करने का प्रयास करिएगा। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं सभी। दिया है पॉलिटिकल एंड पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स। चलिए, द पावर एलिट, द प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थियरी, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड एंड थियरी ऑफ ग्रुप्स। आपको रॉबर्ट डैहल दिया हुआ है, सी राइट मिल दिया है, मैनक्योर ओल्सन दिया है और चार्ल्स लिम दिया हुआ है। किसी एक को चुनिए। सारी पुस्तकें महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये पुस्तकें नई लगें, लेकिन भैया पुस्तकों का और स्टेटमेंट का टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट में यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैं बार बार कहता हूं, 1000 बार कह चुका हूं, एक बार फिर से कहूंगा, पुस्तकों कोई पॉलिटिकल पुस्तक का आपको मिल जाए, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपको मिल जाए तो वो आपके सिलेबस के अंदर ही आएगा किसी भी तरीके से। कोई भी पॉलिटिकल पुस्तक आपके सिलेबस से बाहर की नहीं है। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत से कोई भी सैद्धांतिक स्टेटमेंट, मैं राजनीतिक स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा जो आजकल के नेता देते हैं, सिद्धांत के संदर्भ में यदि कोई स्टेटमेंट है तो वह सब कुछ आपके सिलेबस में इन किन प्रकार आया जाएगा। तो जहां से भी आपको कुछ पुस्तकें मिले, जहां से भी कुछ स्टेटमेंट मिले, उनको कलेक्ट करके रखिए, आपको सफलता दिलाएंगी वही। चलिए सुमेलित करते हैं इसको। तो भैया पॉलिटिक्स एंड मार्केट नामक पुस्तक जो है वो आपके चार्ल्स ब्लीम के द्वारा लिखी गई थी। वहीं द पावर एलिट नामक पुस्तक की बात करेंगे तो पावर एलिट नामक पुस्तक आप सभी को पता है कि सी राइट मिल की जो है वो प्रसिद्ध पुस्तक है।
प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थियरी की यदि आप लोग बात करेंगे तो यह पुस्तक आपके डहल की है, रॉबर्ट डहल की। और द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड्स एंड थियरी ऑफ ग्रुप्स की बात करेंगे तो आपके ओल्सन की यह पुस्तक है। आप लोग मैनक्योर ओल्सन का चुनाव करिएगा। इसमें आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ब्रेंडली में, यानी ए का 4 और बी का 2। ए का 4 बी का 2 कहीं दिया है, ए का 4 बी का 3 यहाँ पे दिया हुआ है, ए का 4 बी का 2। डी विकल्प का जो लोग चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग डी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़े। अगला दिया निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? यूरोपीय संघ की कार्यकारी भुजा कौन सी है? आपको यूरोपीय परिषद दिया है, यूरोपीय आयोग दिया है, परिषद दिया है और यूरोपीय संसद दिया है। किसी एक को चुनना है। यदि आप सभी ने लिस्बन की संधि पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा कि लिस्बन की संधि से यूरोपीय संघ अस्तित्व में आता है और 27 देशों के, यूरोप के 27 देश मिलकर एक यूरोपीय संघ का जो है वो निर्माण करते हैं। इनकी जो कार्यकारी नौकरशाही भुजा है उसे यूरोपीय आयोग कहा जाता है। आप लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाएंगे तो आप सभी का उत्तर सही हो जाएगा, यूरोपीय आयोग। तो आप लोग या इनकी नौकरशाही जो है वो भुजा है, उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। लिस्बन की संधि से जो है यह कार्यकारी स्वरूप आपको इसका देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला आपको दिया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला दिया है अल्पतंत्र वह सरकार है जिसमें कुछ लोग का प्रभुत्व होता है, और दूसरा दिया है रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत की कल्पना की थी। आपको बताना है भैया कौन कौन सा इसमें से सही होगा। चलें तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, अल्पतंत्र वह सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। तो अल्पतंत्र जो है वह सरकार होती है, अल्पतंत्रीय सरकार उसको कहा जाता है जिसमें समाज के कुछ प्रभुत्वशाली लोग या राज्य के कुछ प्रभुत्वशाली लोगों के द्वारा एक अल्पतंत्र का निर्माण कर लिया जाता है और उसी जो है वो एक छोटे ग्रुप के द्वारा पूरे शासन व्यवस्था पे नियंत्रण किया जाता है। तो कथन तो जो है वो कथन एक बिल्कुल सही दिया है। दूसरा दिया है रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत की जो है वो परिकल्पना की है। बहुत ही आसान सा है, यदि आपने पढ़ा हो तो मैकेंजी नाम नहीं था, रॉबर्ट मिशेल्स ने, मैकेंजी के स्थान पे यदि मिशेल्स लिखा होता, रॉबर्ट मिशेल्स, तो रॉबर्ट मिशेल्स ने जो है वो क्या दिया था, आपके अल्पतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत दिया था। आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वह केवल एक के लिए सही हो जाएगा। तो कथन एक सही है परंतु कथन दो सही नहीं है। आप सी विकल्प का चुनाव करेंगे। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक नियतत्ववाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया? एंटोनियो ग्राम्सी दिया है, कार्ल मार्क्स दिया है, आपको वी.आई. लेनिन दिया है और फ्रेडरिक एंगल्स दिया है। चलेंगे, चलिए आपको वैज्ञानिक नियतत्ववाद किसने दिया था आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यह किसका विचार है जिसका विरोध आप सभी लोग बात कर रहे हैं? विराट जी का उत्तर आ रहा है इसमें, ग्राम्सी के लिए सभी लोग एंटोनियो ग्राम्सी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। इन्होंने जो है वो वैज्ञानिक नियतत्ववाद को राजनीतिक और बौद्धिक संघर्ष के समर्थन के रूप में जो है वो परिभाषित किया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वैज्ञानिक नियतत्ववाद का विचार किसका है।
ध्यान रखिएगा, एंटोनियो ग्राम्सी महोदय जिस विचार में परिवर्तन करते हैं वह विचार वैज्ञानिक नियतत्ववाद कहलाता है, और इसे आम बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में आप लोग वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद। और यह विचार दिया था किसने? मार्क्स ने। ध्यान रखिएगा, इसी वैज्ञानिक समाजवाद या वैज्ञानिक नियतत्ववाद में संशोधन के कारण एंटोनियो ग्राम्सी को नव मार्क्सवादी कहा जाता है। नव मार्क्सवादी। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। मार्क्सवाद में संशोधन किया और इसमें जो है मुख्य रूप से युद्ध और संघर्ष जो है उसको राजनीतिक और बौद्धिक समर्थन जो है वो देने की वकालत कर दी। इसलिए इनका विचार जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है मार्क्स के। इसलिए एंटोनियो ग्राम्सी को नव मार्क्सवादी की श्रेणी में रखा जाता है। इन लोगों ने मार्क्सवाद में ही संशोधन किया था। आगे बढ़ जाए, चलिए अच्छी बात है, क्लियर है। तो यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? चलें, न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होता है? जब न्यायालय जो है वो सक्रिय रूप से सामने आकर अपने नागरिकों के संदर्भ में जब विचार प्रस्तुत करने लगता है, ऐसी चीजों का उल्लेख करने लगता है जिसका मुख्य रूप से संविधान में आपको, आपके मुख्य संविधान में जिसका स्थान नहीं दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्याओं के माध्यम से आपके जो जीवन का अधिकार है उसमें कई सारी जो है वो अलग अलग व्याख्याएं की। जैसे आपके सोने का अधिकार आपके जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है, या आपको पर्याप्त नींद लेने से कोई नहीं रोक सकता, स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, ये सब आपके जो अधिकार मिले हैं, यह सब आपके अनुच्छेद 21 के परिप्रेक्ष्य में न्यायिक जो है वो सक्रियता के परिणाम स्वरूप न्यायालय ने अलग अलग वादों में इसकी व्याख्या की है। तो जिन अधिकारों का उल्लेख आपके जीवन के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 21 में है, उसी में आपको व्याख्या के अनुसार, जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है, आपको अलग अलग अधिकार मिले हुए हैं। नींद का अधिकार मिला है, स्वच्छ जो है वो वातावरण का अधिकार मिला है, पेयजल का अधिकार मिला है। इन सारी चीजों का उल्लेख मूल रूप से संविधान में नहीं था। ठीक है, तो यह न्यायिक सक्रियता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 21। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। दिया है, दो कथन दिए हैं, आपको दोनों कथनों को देखना है। कथन एक है कि किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है, और कथन दूसरा दिया है कि भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है। चलिए तेजी से आपको उत्तर करना है कौन कौन सा इसमें से सही होगा। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो पहला दिया है किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है। बिल्कुल, जिन चीजों से हमको ठोकर लगती है उसी से हम सीखते हैं, और हमारा अतीत ही हमारा इतिहास है। तो एक बार जो चीजें हमको, जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं से निपटने के लिए हम अपनी विदेश नीति में उसको शामिल कर लेते हैं। लेकिन यह कहना कि भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है, भारत के जो विदेश नीति है उसका केंद्रीय मूल्य क्या है? गुटनिरपेक्षता, सहिष्णुता, भाईचारा, सहयोग। और ये सब आपके, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं थे, लेकिन विदेश नीति का जो मुख्य आधार है वो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दूसरा इसमें से जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है,
केवल एक सही हो जाएगा, आपका एक सत्य है लेकिन दूसरा गलत है। चले बहुत बढ़िया। विराट जी कह रहे हैं कि दोनों सही है। विराट जी स्पष्ट रूप से यह कहना कि दोनों सही है, केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है। चलें आप इसमें सी विकल्प का चुनाव करिए, न कि ए विकल्प का। एक बार इस प्रश्न को मैं क्रॉस चेक भी करूंगा। यह प्रश्न यूजीसी ने पूछा है एक बार, तो यूजीसी ने इसका उत्तर क्या दिया है उसके आधार पे भी हम लोग निर्णय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए भी आप लोग सी विकल्प के साथ जाइए। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं। आपको बताना है भैया, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन: दोहरा शासन, संसद की सर्वोच्चता, संघ की अक्षुण्णता, राज्यों की अक्षुण्णता। चारों में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जो है वो असत्य है। किसी एक को चुन लीजिएगा। चलें तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए, आसान सा प्रश्न है। ध्यान रखिए, थोड़ा सा सावधानी से प्रश्न को करेंगे। पहला दिया है दोहरा शासन, तो आपको केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य के स्तर पे आपको दोहरा शासन देखने को मिलेगा, ये तो सही है। संसद की सर्वोच्चता, क्या भारत में संसद ही सर्वोच्च है? ऐसा कहना जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि संसद के द्वारा किए गए निर्णयों का भी जो है अवलोकन कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसलिए संसद ही सर्वोच्च नहीं है। ठीक, विधि निर्माण के संदर्भ में संसद के पास सर्वोच्चता है, लेकिन उन विधियों का जो है वो परीक्षण सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी कर सकता है। हमारे यहाँ जो सर्वोच्चता है वह संसद की न होके संविधान की है। ठीक है, तो दूसरा नहीं होगा। संघ की अक्षुण्णता, तो भैया संघ जो है हमारा अक्षुण्ण है, बिल्कुल सही है। राज्यों की अक्षुण्णता, हमारे यहाँ राज्यों की अक्षुण्णता का विचार नहीं है, तो आप लोग इसमें किसके लिए जाएंगे? बी गलत है और डी गलत है, तो बी और डी अर्थात आपका उत्तर बनेगा सी विकल्प के लिए। जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। संघ अक्षुण्ण है, राज्य अक्षुण्ण नहीं है। राज्यों को जो है अनुच्छेद 2 व 3 के तहत तोड़फोड़ उसमें किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 के परिप्रेक्ष्य में यदि आपने पढ़ा हो तो किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र नाम आदि में परिवर्तन करना संभव होता है। तो आप लोग इसमें किसके साथ जाएंगे? सी विकल्प के साथ। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनउत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से अस्थाई किसने कहा था? आपको माइनर विनर दिया है, मॉरिस जोन्स दिया है, जेम्स मैनर दिया है और अतुल कोहली दिया है। किसी एक को चुन लीजिएगा। चलेंगे, गतिहीन अनउत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से अस्थाई बताया था किसने? चलें तेजी से उत्तर करेंगे। तो भैया जो लोग इसमें मॉरिस जोन्स का चुनाव करेंगे, नियमित आंदोलन की दृष्टि से अस्थाई राज्य की संज्ञा दी थी मॉरिस जोन्स ने। और किसने जो है वो भारतीय किसने गतिहीन और अनुत्तरदायी राज्य की संज्ञा दी थी? कमेंट करके बताइएगा, और ये आप सभी के लिए होमवर्क भी है।
यदि आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि गतिहीन और अनुत्तरदायी राज्य किसने कहा था। नियमित आंदोलन की दृष्टि से अस्थायी राज्य तो कहा था आपके मॉरिस जोन्स ने, लेकिन गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य कौन कहता है, कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न जो दिया है, चलिए यहाँ पे भी आपको सूची दी हुई है, पुस्तकें दी हुई हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। तो एक बार आप लोग सारे विकल्प आपको दिख जाए तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए आपको दिया हुआ है पॉलिसी साइंस, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एंड मॉनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन और द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स। यह पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं, तेजी से सम्मिलित करिएगा। चले बहुत बढ़िया। चलें तो पॉलिसी साइंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी भैया। पॉलिसी साइंस की बात करेंगे तो आपके डी लर्लन हेराल्ड लासवेल के द्वारा पॉलिसी साइंस। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की यदि आप लोग बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है विलोबी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जो लोग इसमें विलोबी की बात करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की यदि आप लोग बात करेंगे तो यह आपके साइमन के द्वारा, हर्बर्ट साइमन के द्वारा लिखी गई थी। और आपके द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स जो है आपके रॉबर्ट डेहल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आपका इसमें ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4 किस विकल्प में दिया है भैया। ए का 3 बी का 4 आपके बी विकल्प में दिया है। जो लोग बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ जाए। अगला दिया है लोकतांत्रिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है, आपको बताना है। आपको दिया है आयात प्रतिस्थापन का संकट, सैन्य शासन व्यवस्थाओं द्वारा अपनी लोकप्रियता एवं वैधता का खोना, सामाजिक परिवर्तन और जन माध्यम। चलेंगे लोकतांत्रिकरण के संदर्भ में लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण आयात प्रतिस्थापन। चले भैया यह लोकतांत्रिक विवर्तन या लोकतांत्रिक जो है वो विकृति का कारण है। यदि आयात जो है वो संतुलित नहीं होगा, जो भी विचार हो या वस्तुएं हो उनका आयात ठीक प्रकार से यदि नहीं होता है तो वह लोकतंत्र को विकृत करते हैं। सैन्य शासन व्यवस्था जब लोकप्रिय होने लगती है, यानी सैनिक शासन की जो है वो जिस देश में गुंजाइश होने लगे वहां पे यह माना जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो विकेंद्रित हो गई है, विकृत हो गई है। सामाजिक परिवर्तन जो है इन सब में आपके सामाजिक परिवर्तन भी यदि तेजी से हो रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हो रहा है, तब भी माना जाता है कि लोकतांत्रिक जो है वो आपके विवर्तन या लोकतांत्रिक जो है वो क्षरण हो रहा है। जन माध्यम जो होता है यह लोकतंत्र का आधार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यह इसके विनाश का या इसके परिवर्तन या विवर्तन का कारण न होके लोकतंत्र के निर्माण का कारण है जन माध्यम। डी विकल्प आपका यहाँ पे सही होगा। क्लियर है विराट जी। जन माध्यम लोकतंत्र के निर्माण का साधन है, न कि इसके विवर्तन का। उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस वाला प्रश्न नहीं है, शब्दों का खेल है। यदि शब्दों को सही से डिकोड किया तो आप आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी। यह कथन किसका है? आपको दिया हुआ है सैमुअल पी हंटिंगटन, बेंजामिन बार्बर, फ्रांसिस फुकुयामा, अलेक्जेंडर वैन डैट। तेजी से उत्तर करेंगे।
चलें, वर्ष 1991 में आपको ध्यान हो, वर्ष 1991 में यूएसएसआर का विघटन होता है और इस विघटन के बाद से वर्ष 1992 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन नामक पुस्तक लिखी थी फ्रांसिस फुकुयामा ने वर्ष 1992 में आपके यूएसएसआर के विघटन के बाद। और इसी पुस्तक में इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था, उदार लोकतंत्र और बाजार के युग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास की समापन रेखा खींच दी है। फ्रांसिस फुकुयामा। उत्तर आपका जो होगा इसमें किसके लिए सही होगा? सी विकल्प के लिए सही होगा। आप लोग सी विकल्प के साथ जाइएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक नहीं है? कौन इसमें रूढ़िवादी विचारक नहीं है? आपको टीएच ग्रीन दिया है, एडमंड बर्क दिया है, माइकल ऑक्सफोर्ड दिया है और फ्रेडरिक वॉन हाइक दिया है या हेयक दिया है। किसी एक को आपको चुनना है। कौन रूढ़िवादी विचारक नहीं है? चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें टीएच ग्रीन की बात, थॉमस हिल ग्रीन की बात कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको माना जाता है या कहा जाता है कि इन्होंने उदारवाद, और आदर्शवाद का संयोजन प्रस्तुत किया। आप सभी को पता है कि उदारवादी विचार में इन्होंने आदर्शवादी जो है वो संशोधन किया था। एक और इनको संज्ञा दी जाती है, इनको कहा जाता है क्या? नव हीगलवादी विचारक। नव हीगलवादी, क्योंकि हीगल के विचारों से भी ये प्रभावित थे, इसलिए इनको नव हीगलवादी भी कहा जाता है। रूढ़िवादी जो होता है वो किसी रूप में अपनी किसी भी परंपरा में परिवर्तन नहीं चाहता है, जबकि इन्होंने उदारवादी विचार में जो है वो परिवर्तन कर दिया। एडमंड बर्क की बात करेंगे तो यह ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं और आप कभी नहीं देखेंगे कि जब आपके ऐतिहासिक सिद्धांत के संदर्भ में इन लोगों का ये मानना है कि राज्य का विकास जो है वो रीति रिवाज, परंपरा आदि के माध्यम से हुआ है, इस विचार में परिवर्तन कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन टीएच ग्रीन महोदय उदारवाद में परिवर्तन करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं, इसलिए इनको जो है वो रूढ़िवादी नहीं कहा जाएगा, इनको नव हीगलवादी या उदार आदर्शवादी विचारक कहा जाता है। बिल्कुल, आगे चले। अगला दिया है कि नीचे निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य अंतर के बारे में कथन दिया गया है, इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह, ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को आपको ध्यान से समझ के उत्तर करना है। पहले दिया है कि निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्ग का हथियार है, सत्याग्रह कभी भी विरोधी को आतंकित नहीं करना चाहता है। दूसरा दिया है कि निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। तीसरा दिया है निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह के समान है और चौथा दिया है निष्क्रिय प्रतिरोध को शारीरिक बल के भय से निष्क्रिय प्रतिरोध को शारीरिक बल से भय नहीं होता है, जबकि सत्याग्रह को शारीरिक बल से भय होता है, या सत्याग्रही को शारीरिक बल से भय होता है। ध्यान रखिएगा, जो निष्क्रिय प्रतिरोध होता है, निष्क्रिय प्रतिरोध वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। कमजोर लोगों का जो हथियार है वो निष्क्रिय प्रतिरोध है। और सत्याग्रही, मुख्य रूप से महात्मा गांधी को आपने पढ़ा हो तो सत्याग्रह को इन्होंने हथियार माना था
और इनका मानना था कि सत्याग्रह के माध्यम से जो है अपने विरोधी के विचारों में परिवर्तन करना है, न कि उसे आतंकित करना, न कि उसे डराना है। अपने सत्याग्रह के बल पे तो आपका ए सही है। दूसरा दिया है कि निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है। बिल्कुल निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब कि कुछ भी हो रहा है आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे देश में, हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा भी है कि सरकार या प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्य किया जाए उसको ये लगता है कि हमको क्या लेना देना है इससे। मुख्य रूप से जब तक उनके अधिकारों पे हमला नहीं किया जाता है, यदि आप पूंजीपति वर्ग की बात करें या जो अपर क्लास के लोग हैं, वह सरकार की जो नीतियां हैं वह जन विरोधी हैं या जन समर्थक हैं, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। आपके यहाँ नाली है, सड़क है कि नहीं है, इससे आपके बॉलीवुड के एक्टर्स को, आपके जो है वो देश के बड़े बड़े व्यवसायियों को कोई लेना देना नहीं है। नहीं भी है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाने नहीं जाएंगे। तो इसको निष्क्रिय प्रतिरोध कहा जाएगा। यह नकारात्मक होता है और सत्याग्रह जो है वो सकारात्मक और नैतिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हिंसा का कोई भी स्थान नहीं होता है। तो बी इसमें सही हो जाएगा। अब जब ए और बी सही हो गया तो सी और डी अनिवार्य है कि गलत होगा, क्योंकि आपके उत्तर का फॉर्मेट ही वैसा है। तो आपको ए और बी सही है, आपको चुन लेना है, आगे बढ़ जाना है जी। बिल्कुल, श्री अरविंद ने जो है वो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया था। अगला दिया है प्राधान्य संबंधित है आर्थिक शोषण, ढांचागत असमानता, विरोधी विचारों को अपदस्थ कर प्रभावतः उस काल का सामान्य बोध बन जाने की, बुर्जुआ वर्ग की क्षमता और सैन्य प्रभुत्व। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चले, बहुत बढ़िया। तो प्राधान्य की अवधारणा जो दी थी वो दी थी किसने? एंटोनियो ग्राम्सी ने, जिसके माध्यम से जो है विरोधी विचारों को अपदस्थ करना है और उस काल के जो है वो सामान्य बोध बन जाने के लिए जो बुर्जुआ वर्ग की जो क्षमता है, बुर्जुआ वर्ग क्या करता है? विरोधी विचारों को जो है वो परिवर्तित करके नए विचारों को जो है वो स्थान दिलाता है। इसको प्राधान्य सिद्धांत कहा जाता है। सी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, दो कथन दिए हुए हैं, फिर से आपको पढ़ना है। भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है। और दूसरा दिया, भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला है। बताइए भैया इसमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है? किसी एक को चुन लीजिएगा। चलें, तो मंडलीयकरण की जब हम बात करते हैं तो भूमंडलीयकरण की अवधारणा जो है यह नवीनतम अवधारणा है और भारत के संदर्भ में यदि आप देखेंगे तो 1990 के दशक में जो है भूमंडलीयकरण का सर्वाधिक प्रभाव भारत के ऊपर पड़ना प्रारंभ होता है, जब हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया जाता है। साथ में इस काल के बाद आप देखेंगे तो धीरे धीरे इंटरनेट और सारी चीजों का जो है वो विकास होने लगा, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग आपस में जुड़ने लगे। तो भूमंडलीयकरण जो है वो लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का विचार नहीं है, ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र जो है वो भारत में लोकतांत्रिक विचारों का इतिहास जो है वो वर्षों पुराना है, जबकि भूमंडलीयकरण एक नया विचार है। इसने किसी भी तरीके से लोकतंत्र को जो है वो भारत से अच्छा लोकतंत्र दुनिया के किसी और देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारा लोकतंत्र जो है वो कमोबेश नैतिक या आदर्शवादी लोकतंत्र कहा जाता है। तो भूमंडलीयकरण का हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, हमारे लोकतंत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भूमंडलीयकरण का हमारे समाज पे प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने जैसे ही भूमंडलीयकरण प्रारंभ हुआ वैसे ही विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न जो है वो देशों की संस्कृतियों से
हम लोगों ने चीजों को सीखना प्रारंभ किया। उनके जो है वो रूप रंग, उनका हेयर स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल, उनके कपड़ों आदि को जो है हम लोगों ने क्या किया, एडॉप्ट किया। तो हमारे समाज पर तो प्रभाव पड़ा है, यह कहना जो है वो सर्वथा अनुचित होगा। मंडलीकरण का हमारे समाज पे प्रभाव पड़ा है, लेकिन हमारे लोकतंत्र पे प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो पहले थी वह आपके भूमंडलीकरण के बाद भी हुई है। यदि आपसे कोई कहता है कि भूमंडलीकरण का जो है वो लोकतंत्र पे प्रभाव पड़ा है, तो आप पूछिएगा कि भूमंडलीकरण के पहले का लोकतंत्र और भूमंडलीकरण के बाद के लोकतंत्र में क्या अंतर है। कोई एक दो अंतर कोई बता दे तो आप लोग उसको मुझे भी बताने का प्रयास करिएगा। फिलहाल के लिए आपका ए इसमें से एक कथन जो है वो गलत है, दूसरा कथन सही है। तो आपको इसमें से कौन सा कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है, डी विकल्प के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला दिया है कि व्यक्तिवादी अराजकतावाद निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य विशेषता नहीं है। व्यक्तिवादी अराजकतावाद, निजी संपत्ति, अति उदारवाद, सविनय अवज्ञा और जैववादिता, चारों में से किसी एक को चुनना है और तेजी से उत्तर करना है। चलें तेजी से। जी, सामान्य कथन लोकतंत्र का जिक्र नहीं है। क्या था अभी, चलिए एक बार और देख लेते हैं, यदि कोई कंफ्यूजन हो गया है तो देख लेंगे। हमारे समाज पे प्रभाव पड़ा है, लोकतंत्र पे हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे यदि कुछ डाउट उत्पन्न हो गया है तो। चले भैया, व्यक्तिवादी अराजकतावाद निम्न में से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है भैया। तो आप एक जयवादिता को छोड़ दीजिए, बाकी सभी जो है आपके व्यक्तिवादी अराजकतावाद की विशेषताएं हैं। निजी संपत्ति, अति उदारवाद और सविनय अवज्ञा, सब का जो है आपको देखने को मिल जाएगा। चलें इसमें आप डी विकल्प जयवादिता के साथ चले जाइएगा। पिछले प्रश्न पे एक बार आ जाता हूं, क्या गड़बड़ी हुई थी। मंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला है। जी बिल्कुल, यही तो मैंने कहा कि इसने लोकतंत्र पे नहीं समाज पे प्रभाव डाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया आते हैं भारतीय संघवाद संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है दिया है। संघवाद को संगठित रखने का एक अच्छा उदाहरण है, यह संघवाद को संगठित रखने का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्र सरकार की प्रवृत्ति है, या एक साथ आने के संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है। इसे अर्धसंघीय प्रणाली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संघवाद के संदर्भ में कहा गया है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, एक साथ आने की संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है अमेरिकी संघवाद, या जिसे आप फेडरेशन कहते हैं, न कि भारतीय। बाकी आपको जो है वो संगठित रखना, अधिक केंद्रीय जो है वो शक्तिशाली केंद्र और अर्धसंघीय राज्य, ये सभी आपके भारतीय संघवाद के जो है वो क्या हैं, लक्षण हैं। तो आप इसमें किसके साथ जाएंगे, सी विकल्प के साथ। सी जो है वो आपका असत्य है। चलें आगे बढ़े। दिया है किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। चले तेजी से उत्तर करिएगा। 1857 के
विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। तो भैया पुस्तक का ही नाम है, पीडी सावरकर की पुस्तक का नाम आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। पीडी सावरकर ने 1857 के जो है वो संघर्ष को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो आपका उत्तर इसमें किसके लिए? सी विकल्प कैसे चुन सकते हैं आप लोग? ए विकल्प के लिए जाइएगा। जो लोग इसमें बीडी सावरकर की बात करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। इतनी बड़ी चूक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है। ठीक है। कथन दूसरा दिया गया है कि सामाजिक लोकतांत्रिक शासन नव निगमनवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होता है। बताइए भैया कौन सा इसमें से सही है कथन? आपको किसी एक को चुनना है। स्वतंत्रता और समानता को एकजुट रखने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है। बिल्कुल करता है। और सामाजिक लोकतंत्र शासन व नव निगमनवाद की प्रणाली का प्रयोग करता है। नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होता है। बिल्कुल दोनों सही है। एक और दो दोनों सही है। जो लोग इसमें ए विकल्प का चुनाव करेंगे उनका उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला दिया, निम्नलिखित में से किन देशों में भारत ने शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया? आपको कोरिया दिया है, गाजा पट्टी दिया है, साइप्रस दिया है, लेबनान दिया है। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो आप सभी को पता है कि भारत जो है वो आपके संयुक्त राष्ट्र के जो है वो संस्थापक सदस्यों में से है। संयुक्त राष्ट्र जो है वो दुनिया के संकट वाले क्षेत्रों में जो है वो शांति स्थापना हेतु स्थापना है। पीस कीपिंग फोर्स जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भेजा जाता है। क्योंकि भारत इसका सदस्य है, तो जहां कहीं पर भी पीस कीपिंग फोर्स जाती है वहां पे भारत की भी सेना उसका जो है वो हिस्सा होती है। कुछ आंकड़ों के आधार पे माना जाता है कि अभी तक जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने 80 के आसपास 80 प्लस स्थानों पे पीस कीपिंग सेना भेजी है, जिसमें से 50 भारत की सेना गई है। और भारत की जो कुल सेना है वह आपको ध्यान रखिएगा 2 लाख, लंबा चौड़ा नहीं, 2 लाख से अधिक सैनिक जो है वो पीस कीपिंग के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग समय में। या एक बार 2 लाख सैनिक नहीं, कभी 10,000 सैनिक गए, कभी 15,000 गए, कभी 5,000 गए, कहीं 2,000 गए, कहीं 500 गए। अभी तक का आंकड़ा यह है कि 2 लाख से अधिक सैनिक जो है वो पीस कीपिंग में योगदान दे हैं। तो सभी स्थानों पे दुनिया के मैक्सिमम, जब ऐसे कोई प्रश्न आए तो इसका कोई ऑथेंटिक डाटा उपलब्ध नहीं है, आपको इसमें जो है वो सभी का चुनाव कर लेना है। ध्यान रखिएगा, यदि कहीं विकल्प में पाकिस्तान हो तो इसको हटा दीजिएगा। पाकिस्तान में भारत की पीस कीपिंग फोर्स नहीं जाती है। ठीक, तो यदि कभी प्रश्न पूछा जाए और आपको पाकिस्तान दे दिया जाए, ठीक, तो वहां पे संयुक्त राष्ट्र की सेना में जो है वो भारत की जो पीस कीपिंग फोर्स है या भारत के जो सैनिक हैं वो पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। फिलहाल के लिए इस प्रश्न में किसके लिए आप जाएंगे? डी विकल्प के साथ जाएंगे। उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए, पराश्रिता सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पराश्रिता सिद्धांत दिया है। पराश्रिता सिद्धांत उन मार्क्सवादियों और गैर लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास के आलोचक थे। पराश्रिता सिद्धांत आधुनिकीकरण के शांतिपूर्ण क्रमिक विकास प्रक्रिया पर बल देता है। तीसरी दुनिया का
पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता है। और चौथा दिया है पहली दुनिया तीसरी दुनिया का शोषण नहीं करती है। चलें तेजी से बता दीजिए इसमें से। पराश्रिता सिद्धांत, मैंने आपको कई बार समझाया है पराश्रिता सिद्धांत। समीर अमीन और आपके जो है वो गुडनर फ्रैंक महोदय इस सिद्धांत के जो है वो समर्थक माने जाते हैं। तो तेजी से उत्तर करिएगा। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो मैंने आपको बताया था कि केंद्र में कौन होता है, केंद्र में जो है वो विकसित देश होते हैं और इनके इर्द गिर्द जो है वो विकासशील देश होते हैं, जो इसी पर जो है वो क्या होते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन विकसित देशों पर आश्रित होते हैं। यही तो पराश्रिता का सिद्धांत है। तो आपसे पूछा है कौन सा जो है इसमें से सही है, तो तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर ही निर्भर करता है, यह बिल्कुल सत्य है। पराश्रिता के सिद्धांत के अंतर्गत यह स्वीकार किया जाता है। सी आपका जो है इसमें से सही है। पहला दिया है कि पराश्रिता सिद्धांत उन मार्क्सवादियों और गैर लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास सिद्धांत के आलोचक थे। बिल्कुल। तो आप लोग इसमें समीर अमीन का और मैंने आपको पहले ही नाम बता दिया है, गुडनर फ्रैंक आदि विचारक जो हैं इनका प्रभाव पड़ा है। तो आप लोग इसमें ए और सी के साथ चले जाइएगा। ए और सी आपका सही हो जाएगा, अन्य सारे विकल्प जो हैं आपके गलत दिए हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था। बी आर अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी। चलें भैया, बहुत बढ़िया, तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, तो जो लोग इसमें बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे उन सभी का जो है उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम का जो है इन्होंने विरोध किया था। इनका मानना था कि एक तो जो है वो सामाजिक स्तर पे गांव जो है वो पिछड़े हुए हैं, वहां जो है वो बहुत सारी कुरीतियों का विकास हो गया है, छुआछूत, ऊंच नीच की परंपरा का विकास हुआ है। और जैसे ही पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा स्तर बनेगा, इसकी अवहेलना होने लगेगी, इसलिए यह इसका विरोध करते हैं। आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग इसमें ए विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। और इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग पूर्ण विराम देंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी, और यदि क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग नियमित रूप से हमारे साथ जुड़िए। अब आपकी क्लास नियमित रूप से 9:15 बजे से देखने को मिलेगी। और जो एप्लीकेशन पे जितने पेड बैच वाले लोग हैं उन लोगों की क्लास कल से आपके नियमित समय से, जो आपकी क्लास की जब टाइमिंग थी उसी अनुसार आपकी सारी क्लासेस जो हैं वो कल से प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप लोग लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन की भी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग यूट्यूब पे निःशुल्क प्रैक्टिस करते हैं वो लोग भी हमारे साथ 9:15 बजे नियमित रूप से आप लोग जुड़ के प्रैक्टिस करिए। यदि आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए 7007701847 इस नंबर पे आप संपर्क करिए। यदि आप लाइव स्टडी इलाहाबाद के वॉलंटरी फंड में डोनेट करने की इच्छा रखते हैं तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करिए और अपनी सहयोग राशि हमारे तक पहुंचाने का जो है वो प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कल फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए शुभ रात्रि।